हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 9th का लेसन नंबर 4 जलवायु टॉपिक है, उसके बारे में विस्तार के साथ हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जलवायु, मानसून, मौसम जैसे महत्वपूर्ण बिंदु की परिभाषाएं तथा विश्व जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में विश्लेषण के साथ अध्ययन किया था। और आज हम बच्चों इसी जलवायु टॉपिक का जो महत्वपूर्ण बिंदु जो कोरियालिस बल हैं उसके बारे में तथा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लेते हैं आज का जो टॉपिक कोरियालिस बल है उसके बारे में। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। देखो बच्चों, एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है कोरियालिस बल का, वो है आभासी बल। कौन सा बल है? आभासी बल। और आभासी बल किससे उत्पन्न होता है? घूर्णन के कारण। तो सीधी सी परिभाषा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण प्राप्त आभासी बल को ही कोरियालिस बल कहते हैं। अब एक शब्द आया घूर्णन। ये शब्द आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है, छठी क्लास के अंदर भी पढ़ा है, 5वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा है और छोटी क्लासों में भी आपने देखा है कि घूर्णन क्या है। घूर्णन की जो परिभाषा है बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक दिन में जो चक्कर लगाती हैं उसी को हम घूर्णन बल कहते हैं। वापस लेना बच्चों, जैसे कि मैं पेन आपके सामने बता रहा हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक दिन में जो पूरा चक्कर लगाती हैं या 24 घंटे में एक चक्कर लगाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन बल। तो घूर्णन बल पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती हैं, उसी को हम घूर्णन बल कहते हैं। इसकी जो अवधि है वो 24 घंटा है। कितनी है? 24 घंटा। अब हम कोरियालिस बल का अगला बिंदु लेते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। और कोरियालिस बल के कारण पवनों की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में अलग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? अलग होती है। जैसे मैं आपको ये डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं कि ये कैसे होती है। पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। ये भाग कहलाता उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। और जो उत्तरी गोलार्ध में है वो कोरियालिस बल के कारण पवनें किस तरफ चलती हैं? दाईं तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बाईं तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये प्रवृत्ति किसके कारण हुई पवनों में? कोरियालिस बल के कारण। इस बल को फेरेल का नियम भी कहते हैं। फेरेल का नियम ना आपने देखा होगा। फेरेल के नियम में 2 स्थिति बताते हैं, डी और बी की। आपने ऐसे पढ़ा होगा छोटी 9th क्लासों के अंदर, 10th क्लासों के अंदर। डी यानी दाएं तरफ, बी यानी बाएं तरफ। तो फेरेल ने भी यही कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बाईं तरफ चलती है, इसलिए उन्होंने डी और बी का सिद्धांत दिया था। और डी और बी के अनुसार ही कोरियालिस बल भी कार्य करता है। अगला बिंदु है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देख, आपने बच्चों विश्व जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक पढ़े थे, उसी तरह भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो पहला कारक है अक्षांश। कौन सा है? अक्षांश। अक्षांश क्या है वो हमने पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा भी लिखी थी
और बताया था कि पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखा जो कोणात्मक दूरी से पूर्व से पश्चिम को आपस में जोड़ती है क्या कहलाती है? अक्षांश। तो अक्षांश ऐसा रेखा किस तरह भारत की जलवायु को प्रभावित करती है देखते हैं। करकवर्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम तक गुजरती और करक रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। भारत को कितने भागों में बांटती है? दो। ये जो रेखा है पश्चिम में कौन सा क्षेत्र बताया गया है? कच्छ। और पूर्व के अंदर कौन सा क्षेत्र बताया गया है? मिजोरम। उन सबको आपस में मिलाती है और जिससे भारत की जो स्थिति है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक उत्तरी भाग बन जाता है और एक भूमध्य रेखा से के उत्तर में वाला होता है और दूसरा कर्क रेखा के नीचे बन जाता है और कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग अलग बन जाता है और कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच वाला जो भाग वो अलग बन जाता है। इस तरह भारत दो भागों के या दो कटिबंध में बढ़ जाता है। जैसे ये जो मैं रेखा बना रहा हूं ये देखो रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा जो यहाँ से कच्छ से प्रारंभ होती है और मिजोरम तक जाती है। इस रेखा के माध्यम से भारत दो भागों में बढ़ता है। कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों। और कर्क रेखा के जो उत्तर वाला जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर या फिर हम मान लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इस तरह भारत कर्क रेखा से दो भागों में बढ़ता है। एक भाग है उष्ण कटिबंधीय और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। जो उष्ण कटिबंधीय भाग पर तापमान हमेशा अलग रहता है और उपोष्ण कटिबंधीय भाग पर तापमान क्या रहता है? कम रहता है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये हमने अभी बताया देश का आधा भाग है वो दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा के, उससे हमने क्या कहा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला बिंदु कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता पाई जाती है। और शेष जो भाग है कर्क रेखा के उत्तर में जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस तरह भारत की जलवायु कैसी हुई? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और ऐसे तो हम देखते हैं तो भारत की जलवायु कैसी मानी जाती है? मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु का अर्थ होता है मौसम के अनुसार वायु की दिशा में होने वाले परिवर्तन ही जलवायु क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। आपने देखा बच्चों कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण में तापमान में क्या होता है? परिवर्तन। तो याद रखना बच्चों प्रति अक्षांश 0.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमेशा परिवर्तन होता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच कितना तापमान में अंतर होता है? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं ऊंचाई। क्या लेते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई भी होती है वो भी जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऊंचाई हमेशा जलवायु को बहुत ज्यादा मात्रा में परिवर्तन तो नहीं करती है लेकिन परिवर्तन करती है। कैसे करती है उसके बारे में अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये हमारे कोई हिमालय पर्वत का हिस्सा मान लो या किसी भी पर्वत का हिस्सा मान लो और पर्वत के ये भाग जो होता है गिरिपथ कहलाता है और ये भाग कहलाती है चोटी। तो हिमालय हो या किसी भी पर्वतीय क्षेत्र की गिरिपथ से हम चोटी की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या आता है बच्चों? परिवर्तन आता है। तापमान में क्या आता है? परिवर्तन। और ये परिवर्तन किस दर से आता है तो वो भी याद रखना बच्चों, नोट करके लिख रहा हूं। 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 सेंटीग्रेड तापमान में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन। मतलब 1 सेंटीग्रेड तापमान वहां पर क्या होता है? कम होता है। और आगे वाला यदि बिंदु हम ध्यान से देखें तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितनी? 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्या होता है? तापमान कम होता है।
तो अब हम लेते हैं ऊंचाई के बारे में जो भारत में किस तरह प्रभावित करती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। याद रखना, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? हिमालय पर्वतमाला, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। तो याद रखना, औसत ऊंचाई तो 6000 मीटर है। और यदि आपसे पूछे हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो आपको मालूम है कि 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर हिमालय की ऊंचाई, 8848 मीटर। और आपको मालूम ही है अभी वर्तमान के अंदर हिमालय की ऊंचाई में थोड़ा सा चेंज आया है, वो है 8848.82 समथिंग। इसमें ऊंचाई में क्या आ गया है? परिवर्तन हो गया, 0.82 के समथिंग ये ऊंचाई बढ़ी है, इसलिए 8848.82 मीटर ऊंचाई मानी जाती है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं। भारत का तटीय क्षेत्र की विशाल है, और भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो भी क्या है? विशाल है। आपने देखा होगा भारत का ये जो भाग है वो पूर्ण रूप से क्या है? तटीय है। जो कुल मिलाकर ये जो तटीय सीमा है वो लगभग 6100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। और यदि ये द्वीप समूह सहित देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, तो 7516.6 किलोमीटर जो लंबाई है वो हमारी तटीय सीमा की है। और वह तटीय सीमा के ऊपर भी क्या है? विभिन्न प्रकार की पर्वतमालाएं हैं जो ऊंचाई का निर्धारण करती है। जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, कर्नाटक के अंदर देखते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, केरल के अंदर देखते हैं तो इलायची की पहाड़ियां हैं। तो ये सब पहाड़ियां क्या है? उनकी लोग औसत ऊंचाई है लगभग वो कितनी है? 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है। तो भारत के तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर देखने को मिलती है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। आपको याद रखना बच्चों, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको कौन रोक कर रखता है? हिमालय रोक कर रखता है। यदि हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की आने वाली जो ठंडी हवाएं वो सीधे ही भारत में प्रवेश करती और भारत के जनजीवन को क्या कर देती? प्रभावित करती। क्योंकि भारत में अभी जो विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां उनको भी प्रभावित करती, भारत की संस्कृति को प्रभावित करती, तथा और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण प्रभावित होता। एक शब्द आया उप महाद्वीप किसे कहते हैं? उप महाद्वीप किसे कहते हैं? तो उप महाद्वीप की बहुत अच्छी सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है बच्चों। उप महाद्वीप की परिभाषा महाद्वीपों की तरह अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले भूभाग को उपमहाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों की तरह अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले भूभाग को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारत क्या है? एक उपमहाद्वीप देश है जिसमें आपने देखा होगा कि भारत के पश्चिम में मरुस्थल है और पूर्व के अंदर वनांचल क्षेत्र है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्री तटीय क्षेत्र है। साथ में स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश भी इसको निर्धारित करते हैं। इसलिए भारत को क्या कहा गया है? उप महाद्वीप। क्या कहा गया है? उप महाद्वीप। इन्हीं पर्वतों के कारण इन क्षेत्रों में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। और इन्हीं पर्वतमाला का मतलब है हिमालय पर्वतमाला के कारण ही भारत के अंदर जो ठंड है वो मध्य एशिया की तुलना में क्या पड़ती है? कम पड़ती है। तो याद रखना, भारत के अंदर साइबेरिया से आने वाली हवा को कौन रोकता है? हिमालय रोकता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी देश के अंदर ठंडी हवाओं को पर पड़ता है, जिससे भारत के अंदर सर्दी कम और मध्य एशिया में सर्दी क्या पड़ती है? अधिक पड़ती है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बिंदु को, वायुदाब व पवनें। सबसे पहले बच्चों, वायुदाब क्या है? इसकी परिभाषा मैंने पिछले वीडियो के अंदर लिखवाई भी है कि प्रति इकाई क्षेत्र में वायु का लगने वाला जो दाब ही क्या कहलाता है? वायुदाब है। इसको जो मापने वाला जो यंत्र है वो निद्रव वायुदाब मापी और बैरोमीटर है।
इसको मापने वाली जो इकाई है वो MB यानी मिलीबार है। और आपने देखा कि 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 MB मतलब मिलीबार वायुदाब में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और पवने, आपको मालूम ही है पवने हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पवने 3 प्रकार की होती है। पवने कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला व्यापारिक पवन, कौन सी है, व्यापारिक पवन। दूसरी पछुआ पवन, पछुआ पवन। और तीसरी ध्रुवीय पवन। यह 3 प्रकार की पवनें होती हैं और इनकी जो चलने की या गति करने की जो प्रवृत्ति है तीनों की अलग अलग होती है। व्यापारिक जो पवन है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, याद रखना, पूर्व से पश्चिम। और ये हमेशा पवने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, याद रखना। फिर बाद में पछुआ पवन। पछुआ पवन के नाम के अनुसार यह देखा जाए तो पवन पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कहां चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और ये हमेशा उपोष्ण कटिबंध में होती है। कौन से कटिबंध में चलती है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। तीसरी है ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय जो पवने होती हैं वो हमेशा भूमध्य रेखा से दूरों की ओर चलती है, दूरों की ओर चलती है। ये हमेशा जो पवने हैं अधिकतर वो चलती है ध्रुवीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में चलती है, ध्रुवीय क्षेत्र में। इस तरह ये मुख्य रूप से 3 पवने चलती हैं। और फिर स्थानीय पवने, मानसूनी पवने, धरातलीय पवने, समुद्री पवने, ये बहुत सारी ऐसे पवने होती हैं। और ये मुख्य रूप से 3 पवनों के बारे में आपको आगे जब चक्रवात टॉपिक आएगा उसके अंदर आप विस्तार के साथ इसका अध्ययन करेंगे। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं वायुमंडलीय अवस्थाएं से संचालित ही होती है। और भारत में चाहे जलवायु से संबंधित हो, चाहे मौसम से संबंधित हो, कोई भी अवस्थाएं हो वो किससे प्रभावित होती है, वायुमंडलीय अवस्था उसके द्वारा ही प्रभावित होती है, उसके द्वारा ही संचालित होती है। तो याद रखना बच्चों कि मौसम और जलवायु को हमेशा प्रभावित करने वाले कारक हमेशा वायुमंडलीय दशाएं होती है। वायुदाब एवं धरातलीय पवने। और वायुदाब और धरातलीय पवने, देखो वायुदाब के बारे में हमने पढ़ लिया। और धरातलीय पवने वे पवने होती है जो धरातल के ऊपर या धरातल को स्पर्श करती हुई चलती है। जैसे हमने पढ़ा अभी व्यापारी पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, वो इसी प्रकार की धरातलीय पवनों के अंतर्गत आते हैं। फिर ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण के अंदर बच्चों विभिन्न प्रकार के जो चक्रवाती प्रवृत्तियां हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। फिर तीसरा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं और किस तरह की प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। आपने देखा बच्चों कि जो पश्चिमी जो विक्षोभ है हमेशा सर्दियों में आता है। कब आता है, सर्दियों में। पहले तो हम देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ के अन्य नाम देखते हैं तो मावट क्या कह सकते हैं, मावट कह सकते हैं। भूमध्य सागरीय वर्षा भी कह सकते हैं, भूमध्य सागरीय वर्षा, इस तरह अन्य नाम भी इससे जाने जाते हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ या मावट क्या होती है वो याद रखना कि सर्दियों के अंदर भूमध्य सागर से आने वाली पवनों के कारण
जब वर्षा होती है तो उसे पश्चिमी विक्षोभ, मावट या भूमध्य सागरीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के सवाल पुटअप हो गए हैं। एक पूछा जाए पश्चिमी विक्षोभ की जो पवनें कहाँ से आती है, तो भूमध्य सागर से आती है। पश्चिम विक्षोभ वर्षा कब होती है, सर्दियों में होती है। ये सारे सवाल आसानी से आप पुटअप के द्वारा कर सकते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हमेशा उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही बनते हैं। ये पहला पॉइंट याद रखना। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो निम्न दाब पर बनता है। किस पर बनता है, निम्न दाब पर। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो वर्ताकार रूप में गति करते हैं। किस रूप में करते हैं, वर्ताकार रूप में गति करते हैं। और इनकी पवनों की चलने की जो प्रवृत्ति होती है वो निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ होती है, निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये चक्रवात का जो सेंटर है वो हमेशा कैसा होगा, निम्न दाब का होगा। और फिर ये पवनें इसके आसपास जो ये सर्किल करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ये क्या होता है, इसका उच्च दाब। क्या होता है, उच्च दाब होता है। तो निम्न दाब से उच्च दाब की ओर पवनें, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती है। कैसे चलती, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती, निम्न दाब की तरफ पवनें चलती। इसका मतलब है ये पवनें सारे किस तरफ आती है, सेंटर की तरफ आती है। किस तरफ आती है, सेंटर की तरफ आती रहती है। याद रखना। तो याद रखना हमेशा उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पर पहुंचता है। इस कारण पवनें सारे क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसलिए सारी पवनें निम्न दाब की तरफ क्या होती है, इकट्ठी होती है, मतलब अंदर की तरफ पवनें आती है। जबकि यदि हम प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रति चक्रवात, ठीक है। प्रति चक्रवात थोड़ा सा उल्टा होता है। जो ये निम्न दाब पर बनता है वो कहां पर बनता है, उच्च दाब पर। पहला पॉइंट। ये वर्ताकार होता है, वो कैसा होता है, वी आकार तक हो सकता है। और इसमें पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और इसमें निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ चलती है, निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ, उल्टा चलता सारा, उच्च दाब की तरफ। ये जो सर्किल बना तो इसके बीच में जो सर्किल होगा वो कैसा होगा, उच्च दाब का। कैसा होगा, उच्च दाब। और इसके बाहर वाला जो सारे ये सर्किल हैं वो क्या होगा, निम्न दाब। और पवनें कैसे चलेगी, उच्च दाब से बाहर की तरफ। ऐसे इसमें अंदर की तरफ आ रही थी और इसके अंदर क्या है, प्रति चक्रवात में बाहर की तरफ जाती है। तो इस तरह चक्रवात, प्रति चक्रवात और विक्षोभ के बारे में जानकारी मिलती है। अब है जेड धारा। जेड धारा क्या है, सबसे पहले बात तो ये याद रखना है, जेड धारा का जो प्रवाह है वो सौरमंडल में होता है, पहला पॉइंट। फिर जेड धारा का जो प्रवाह है वो हमेशा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध के बीच में ही चलता रहता है। पृथ्वी पर 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में स्थित होता है। और याद रखना जेड धारा है वो कितने अक्षांशों के बीच में प्रवाहित होती है, 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। इन्हें उपोष्णकटिबंधीय जेड धारा भी कहता है। और 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, उपोष्णकटिबंधीय जेड धारा। क्योंकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री है और कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ तो होती है उष्ण, और 23.5 के ऊपर क्या हो जाता है 7.5 तक उपोष्ण। तो ये कितनी है, 27 से 30। ये एक संकरी पट्टी में स्थित सौरमंडल पर अत्यधिक ऊंचाई, कितने मीटर, 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। और ये एक संकीर्ण पट्टी में चलती है। और कौन से मंडल में प्रवाहित होती है बच्चों, सौरमंडल में। और कितने मीटर की ऊंचाई पर होती है, 12,000 मीटर की ऊंचाई पर यह प्रवाहित होती है। अगला बिंदु, जेड धारा की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। औसतन कितनी होती है, 110 किलोमीटर। लेकिन सर्दियों में इसकी गति बढ़कर कितनी हो जाती है, 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर अगला बिंदु, भारत में ये जेड धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। और भारत के अंदर जो जेड धाराएं हैं वो गर्मी के ऋतु को छोड़ दे तो बाकी सारे वर्ष कहां पर रहती है, हिमालय पर्वतमाला के अंदर जो है उन क्षेत्र में रहती हैं और भारत के अंदर ठंडी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करवाती है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और
कोरियालिस बल हैं और जेट धाराएं हैं, उनके बारे में आपने विस्तार के साथ अध्ययन किया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होंगे वो भारत के अंदर मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और फिर आगे हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।